तलवार हवा में लहराई और उसके युवा तथा सुंदर चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। उसने अपनी तलवार को म्यान में रखा, अपनी बाहें बांधी और मुस्कुराते हुए लियू जिंकी को जाते हुए देखा। इस तरह की महिला को सबक सिखाने की जरूरत है, वरना वह कभी नहीं सीखेगी। लियू जिंकी पूरी तरह से अनजान थी कि क्या हुआ था। वह बस भागकर लियू जिंगलिन के पास गई और पूछा, दीदी आप कैसी हैं? उसने सोचा था कि अवंतिका राठौर केवल दिखावा कर रही है और उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर इतनी शक्तिशाली थी। केवल एक ही प्रहार में उसकी बहन घायल हो गई और खून थूकने लगी। लियू जिंगलिन ने अपनी छाती पकड़ ली। सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की हथेली सीधे उसकी छाती पर पड़ी थी और उसे अपने आंतरिक अंगों में जलन और दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि वे अपनी जगह से खिसकने वाले हों। ये बेहद असहज था। हालांकि लियू जिंकी को अपनी ओर आते देख लियू जिंगलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने आश्चर्य से कहा, जिंकी तुम खांस। दुर्भाग्य से लियू जिंगलिन ने अभी अभी खून की उल्टी की थी और बोलने की कोशिश करते ही उसका गला रुंध गया, इसलिए वह काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोल पाए। उसी समय बाकी सभी की नज़रें भी लियू जिंकी पर पड़ीं। वह ठीक थी, लेकिन उसके बिल्कुल सही कपड़े कटकर गिर गए थे। दीदी क्या आप ठीक हैं? लियू जिंकी ने लियू जिंगलिन की पीठ थपथपाई। हालांकि वह आमतौर पर बहुत गुस्सैल थी, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन की बहुत परवाह करती थी। अपनी आंख के कोने से लियू जिंकी को बैंगनी रंग की एक झलक दिखाई दी और वह थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी नज़र थोड़ी घुमाई और जब उसने जमीन पर पड़े बैंगनी रंग के कपड़ों को देखा तो उसकी आंखों में संदेह का भाव आ गया। ये बैंगनी रंग की पोशाक जमीन पर कैसे आ गई? और यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लियू जिंकी हक्की बक्की रह गई। जब उसने कुछ ही दूरी पर जिया जिकिंग को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसके भाव पूरी तरह से बदल गए। नीचे देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसका बाहरी वस्त्र किसी समय कटकर गिर गया था और वह केवल अपने आंतरिक कपड़ों अंडरगारमेंट्स में ही रह गई थी। उसी समय लियू जिंगलिन की सांस अंततः वापस आए और उसने कहा, जिंकी तुम्हारे कपड़े। सड़क पर एक बहुत तेज और कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। लियू जिंकी गुस्से से आग बबूला होकर उछलने लगी, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा और परेशान भी थी। वे सड़क पर बहुत बड़ा हंगामा कर रहे थे और कई लोग तमाशा देखने आ गए थे। क्या उसे सभी ने नहीं देख लिया था? लियू जिंकी ने आनन फानन में अपनी जादुई थैली से एक कपड़ा निकाला और उसे पहन लिया, फिर गुस्से से जिया जिकिंग की ओर देखकर बोली, तुम बहुत नीच हो। जिया जिकिंग ने मासूमियत से कंधे उचकाए। लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता है, तुम्हें समझना चाहिए। लियू जिंकी का चेहरा पीला पड़ गया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि जिया जिकिंग बस बहाने बना रही थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। तुम रुको, मैं निश्चित रूप से अपना बदला लूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लियू जिंकी हर किसी को नज़रअंदाज करते हुए तेजी से भाग गई। उसकी पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वह अब यहाँ और कैसे रुक सकती थी। लियू जिंकी को जाते देख जू हाओलिंग और अन्य लोगों ने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो वे लड़ना कैसे जारी रख सकते थे। जू हाओलिंग जल्दी से लियू जिंगलिन के पास गया, उसे उठने में मदद की और फिर अवंतिका राठौर और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, हम देखेंगे कि अकादमी एक्सचेंज प्रतियोगिता में असली दावेदार कौन है। मैं कभी भी तैयार हूँ। अवंतिका राठौर आकर्षक और चंचल ढंग से मुस्कुराए। जिकिंग का तलवार से किया गया वार वास्तव में अद्भुत था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह मुकाबला इस तरह से समाप्त होगा। इतना घमंड मत करो। बेईहाई अकादमी के साधक बेहद गंभीर दिख रहे थे, उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं, स्पष्ट रूप से अवंतिका राठौर और अन्य लोगों के प्रति घृणा पाल रहे थे। हिम्मत है तो मत जाओ, चलो लड़ना जारी रखते हैं। जिया जिकिंग का चेहरा आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भरा हुआ था। उसे लगता था कि बेईहाई अकादमी के विशेष नामांकित छात्र बहुत महान हैं, लेकिन वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले निकले। जियो लानमेई ने अवंतिका राठौर की ओर एक गहरी नज़र डाली, कुछ नहीं कहा और फिर बेईहाई अकादमी की टीम के साथ चला गया। छी, मुझे लगा था कि वे कुछ खास होंगे, जिया जिकिंग ने मचलते हुए कहा। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से चमक रहा था। अभी लियू जिंकी के चेहरे के भाव देखने लायक थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना मज़ेदार होगा, हा। पिफ। जान यूनफेंग जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। जिकिंग, तुम सचमुच एक जीनियस हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह तरीका सूझा कैसे। ये तो बस अचानक आई प्रेरणा और बुद्धिमानी का एक कमाल था। जिया जिकिंग ने अपनी बाहें उठाईं और ऐसे पेश आई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। लियू किन्यू ने टिप्पणी की, अब लियू जिंकी निश्चित रूप से तुमसे जान की दुश्मनी बेहद नफरत करेगी। जिया जिकिंग ने लापरवाही से कंधे उचकाए, वह मुझसे नफरत करना चाहती है तो करे। वैसे भी हम दुश्मन बनने के लिए ही बने थे। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बेईहाई अकादमी के छात्रों की नफरत ऐसी चीज थी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। भले ही हमने अभी उन्हें नाराज न किया होता, तब भी लिंगेन अकादमी पहुंचने पर वे हमारे प्रतिद्वंद्वी ही होते।
गोंग शाओकिंग ने धीरे से कहा, मूल रूप से यह उनकी ताकत को परखने का एक अवसर था। उस जियो लानमेई की ताकत साधारण नहीं है। उसने जियो लानमेई के साथ केवल थोड़ी देर के लिए ही लड़ाई की थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जियो लानमेई ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और शायद जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था। गोंग शाओकिंग की बात सुनकर सभी के चेहरे के भाव थोड़े गंभीर हो गए। 3 महान अकादमियों में से एक होने के नाते बेईहाई अकादमी के विशेष नामांकित छात्र स्वाभाविक रूप से काफी मजबूत थे। अवंतिका राठौर की आंखों में एक समझदारी भरी चमक थी। भले ही हम अब उनकी परीक्षा लें, मुझे डर है कि हम उनकी वास्तविक ताकत का पता नहीं लगा पाएंगे। वे निश्चित रूप से कुछ छिपाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम भी अपने कुछ पते राज छिपा कर रखेंगे। हालांकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि उनके साथ जो हो रहा है उसके बारे में न केवल उन्हें पता है, बल्कि दोनों अकादमियों के गुरुओं को भी इसकी जानकारी है। जब तक गुरु उपस्थित हैं, वे एक दूसरे की क्षमताओं की वास्तविक परीक्षा नहीं ले सकते। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अवंतिका राठौर की बात में बहुत दम था। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें बेईहाई अकादमी की टीम के बारे में कुछ जानकारी तो मिल ही गई है, जो इस भोजन का एक बोनस अतिरिक्त लाभ है। झान यूनफेंग ने जिया जिकिंग के पास चलते हुए उसे अंगूठा दिखाया। जिकिंग, तुमने थोड़ी देर पहले जो चाल चली वह सचमुच बहुत संतोषजनक थी। हाँ हाँ। जिया जिकिंग ने खिलखिलाकर सिर हिलाया। वह लियू जिंग वास्तव में बहुत कष्टप्रद है। अब जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, तो देखते हैं कि अगली बार वह मेरे सामने इतनी अहंकार दिखाने की हिम्मत कैसे करती है। डोंगफेंग यू ने सुझाव दिया। सब लोग थक गए होंगे, चलो आराम करने के लिए कोई सराय इन ढूंढते हैं। अच्छा है। वह समूह थोड़ी देर आगे चला, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से एक सराय चुनी और उसके अंदर चले गए। महाशय, क्या आप लोग ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं? दुकानदार ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हालांकि इस सीमावर्ती शहर में उनका व्यवसाय हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आज 2 बड़े ग्राहकों के समूह आ जाएंगे। ऐसे में उनकी सराय पूरी तरह से भर जाएगी। डोंगफेंग यू ने सिर हिलाया। क्या आपके पास 8 अतिथि कक्ष गेस्ट रूम उपलब्ध हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। दुकानदार ने बार बार सिर हिलाया। 8 कमरे बचे हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। हर किसी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। आज वे आखिरकार अच्छी तरह से आराम कर सकते थे और तरोताजा हो सकते थे। हालांकि जैसे ही अवंतिका राठौर और अन्य लोग ऊपर जाने वाले थे, दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। अवंतिका राठौर और अन्य लोगों को देखकर वह आकृति ऐसे चौंक गई मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और उसने तुरंत पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अवंतिका राठौर और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य का भाव दिखाया। ये सच ही कहा गया है कि दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है, दुश्मन अक्सर टकरा ही जाते हैं। उन्होंने अभी अभी बेहाई अकादमी के साधकों के साथ लड़ाई की थी, और अब वे फिर से एक दूसरे से टकरा गए। क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा संयोग नहीं है? क्या तुम अंधे हो? हम यहाँ ठहरने आए हैं, बेशक तुम्हें देखने नहीं, जिया जिकिंग ने ताना मारा। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर उसी सराय में रुकने की कोशिश कर रहे हो जहाँ हम हैं। लियू जिंकी का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने जीवन में कभी इतनी अपमानित नहीं हुई थी, और जिया जिकिंग तथा अन्य लोगों ने उसका पीछा किया था। क्या वे जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हमें तुम में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिया जिकिंग ने लियू जिंकी को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। ये लियू जिंकी वास्तव में खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझती थी। हमने ये जगह बुक कर ली है, तुम लोगों को ठहरने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। जब लियू जिंकी और जिया जिकिंग बहस कर रही थी, तब जियो लानमेई और अन्य लोग कमरे से बाहर आ गए। जब उन्होंने अवंतिका राठौर और अन्य लोगों को यहाँ देखा, तो उनके भाव थोड़े बदल गए। यह क्या हो रहा था? प्रबंधक ने हमें यह नहीं बताया कि तुमने पूरी जगह बुक कर ली है। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम ही बाहर जा सकते हो, झान यूनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ तक कि गोंग शाओकिंग के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर भी अधीरता की झलक दिखाई दी। उसने कहा, हमें हमारे कमरे में ले चलो। बेईहाई अकादमी के छात्र मुसीबत खड़ी करने वालों का एक झुंड थे, और उसका उनके साथ बहस जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि हम चाहे कितनी भी बहस कर लें, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम वापस जाकर आराम करें। हम लिंगिन अकादमी पहुंचने के बाद असली मुद्दे पर आ सकते हैं। दुकानदार थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसने सोचा था कि आज उसका दिन भाग्यशाली है और उसे 2 अच्छे ऑर्डर मिले हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों टीमें एक दूसरे के बिल्कुल असंगत विपरीत थीं। जी, दुकानदार ने उत्तर दिया, और तुरंत अवंतिका राठौर और उसके समूह को आगे ले गया। हालांकि लियू जिंकी ने दुकानदार का रास्ता रोकते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है, हमने आज के लिए यह पूरी सराय बुक कर ली है। आपको कहीं और जाना होगा। जू हाओलिंग ने फिर सीधे धन की एक थैली निकाली और उसे दुकानदार के हाथ में रखते हुए कहा, क्या तुमने सुना? हमने ये पूरी सराय बुक कर ली है। तुम अब इन्हें बाहर निकाल सकते हो। ये देखकर दुकानदार भी परेशान दिखा।
श्रीमान, आपने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। ये वास्तव में मुझे एक मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। इन दोनों टीमों के युवा स्पष्ट रूप से साधारण लोग नहीं हैं। यदि वह गलती से किसी को नाराज कर देता है तो भविष्य में उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जू हाउलिंग, क्या तुम्हें बस यही करना आता है? भाई जूनियर ने ताना मारा। परिचारकों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के अलावा क्या इस आदमी के पास कोई अन्य कौशल नहीं है? सही कहा, जू हाउलिंग। तुम बेहाई अकादमी के एक साधक हो, फिर भी तुम सारा दिन केवल प्रबंधक और परिचारक के लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। क्या तुम कुछ ज़्यादा ही महत्वहीन व्यवहार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर जू हाउलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन करीब से सोचने पर कैंगलान अकादमी के साथ उनका रिश्ता साधकों के साथ हुई 2 मुलाकातों में वास्तव में ऐसा ही मामला रहा है। मैं अमीर हूं, तो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अपने गुस्से में जू हाउलिंग ने ऐसे दबंग शब्द कहे, इस बात पर जोर देते हुए कि इस दुनिया में पैसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह की बातों में ये स्वाभाविक रूप से वित्तीय संसाधनों का मामला है, अन्यथा आप किस बात पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? जू हाउलिंग की बातें सुनकर ल्यू जिंकी मुस्कुराए। वे शब्द बहुत दबंग थे, वे वास्तव में अमीर थे। जियो लानमेई के भावों में अधीरता की एक झलक दिखाई दी। इस बारे में बहस करना समय की बर्बादी थी, इसलिए उसने कहा, भूल जाओ, ये केवल एक रात की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एक ही सराय में रुकें। पिछले भोजनालय से आने के बाद ये सबसे नज़दीकी सराय थी। यही कारण था कि उसका मानना था कि कैंगलान अकादमी के साधक जानबूझकर उनका पीछा नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उनके गुरु उनसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि ल्यू जिंकी अड़ी रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार उन्होंने हमें परेशान किया है। अगर हम बस सहमत हो जाएं, तो बेहाई अकादमी की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? ल्यू जिंकी के दिल में असंतोष की एक भावना पैदा हुई। उसे लगा कि जियो लानमेई ने अवंतिका राठौर को यहाँ रुकने की अनुमति केवल इसलिए दी है क्योंकि उसकी नज़र उस पर थी। इसलिए अवंतिका राठौर के यहाँ रुकने की संभावना और भी कम है। जू हाउलिंग, उन्हें बाहर निकालो। ये सुनकर जियो लानमेई ने ल्यू जिंकी को ठंडी नज़र से देखा। वह कुछ और कहने के लिए बहुत आलसी था और सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। स्पष्ट रूप से इस मामले पर समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जू हाउलिंग ने सिर हिलाया और उसके हाथ में धन की एक और थैली दिखाई दी। मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा, तुम इन्हें बाहर निकाल दो। दुकानदार ने परेशान भाव से जू हाउलिंग और अवंतिका राठौर को देखा। वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस मामले पर कैसे फैसला किया जाए। अगर उसे पता होता कि स्थिति इस तरह की हो जाएगी, तो वह इस स्थिति का सामना करने के बजाय आज का व्यवसाय न करना ही पसंद करता। युवा मालिक, कृपया मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। मैं सिर्फ एक छोटा व्यापारी हूँ, एक आम नागरिक। मैं आप में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऐसा लग रहा था कि जू हाउलिंग ने दुकानदार की बात नहीं सुनी थी और फिर उसने कहा, 3 गुना कीमत। जिया जिकिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। जू हाउलिंग के धन के इस असाधारण दिखावे पर वे पूरी तरह से अवाक थे। यह आदमी स्पष्ट रूप से उन्हें पैसे में दफनाने पैसे का रोब दिखाने की कोशिश कर रहा था। अवंतिका, हम किसी दूसरी सराय में क्यों नहीं चले जाते? जान युनफैंग खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। जू हाउलिंग और अन्य लोग रास्ता रोक रहे थे और वे जल्द ही अंदर नहीं जा सकते थे। यहाँ रुकने से दुकानदार के लिए मुश्किलें ही खड़ी होंगी। जान युनफैंग की बातें सुनकर जू हाउलिंग और ल्यू जिंग की दोनों के चेहरों पर एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। वे चाहते थे कि दूसरा पक्ष पीछे हट जाए। वे भोजनालय में हार गए थे, लेकिन उन्होंने सराय में अपनी जीत वापस पा ली है। भाई जुनियो और अन्य लोग गंभीर दिख रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जिसने अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने की कोशिश की, वे केवल अवाक रह सकते थे। वास्तव में, हालांकि वे सभी अपेक्षाकृत अमीर थे, लेकिन वे फिजूल खर्ची करने वाले या पैसे बर्बाद करने वाले नहीं थे। इसके अलावा, एक बार जब वे वित्तीय संसाधनों के मामले में जू हाउलिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं, तो कीमत के अंतहीन रूप से बढ़ने की संभावना थी। हालांकि अगले ही पल अवंतिका राठौर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। अवंतिका राठौर के हाथ में भी धन की एक थैली दिखाई दी। उसने कहा, प्रबंधक, दुकानदार, हम इस सराय को खरीद रहे हैं। ये सुनकर हर कोई आश्चर्य से अवंतिका राठौर को देखने लगा और जिया जिकिंग तथा अन्य लोग अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके। यह अद्भुत है। ये युद्ध के मैदान की असली रानी, असली मालिक है। अवंतिका के सौदे की तुलना में जू हाउलिंग का पिछला सौदा क्या था? उसने केवल एक शब्द वाक्य में पूरी सराय ही खरीद ली। लियू किन्यू, डोंगफेंग यू और गोंग शाओकिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। वास्तव में, जब वे पहली बार लुयुन पर्वत श्रृंखला में गए थे, तब वे पहले ही अवंतिका राठौर की रेसी और फिजूल खर्ची देख चुके थे। ऊर्जा बहाल करने वाली गोलियां, क्यूई रिकवरी पिल्स बहुत कीमती औषधीय वटी हैं, लेकिन अवंतिका राठौर के पास ये बड़ी मात्रा में हैं।
उसकी तुलना में जू हाउलिंग का वर्तमान खर्च वास्तव में कुछ भी नहीं है। एक पूरी सराय किराए पर लेना कोई खास बात नहीं है, भले ही इसकी कीमत कई गुना अधिक हो, फिर भी ये बहुत अधिक नहीं है। अवंतिका राठौर ने बोलते ही पूरी सराय खरीद ली। उसकी तुलना में अब उन्हें अंततः समझ में आया कि सच्ची विलासिता, असली रईसी क्या होती है। जू हाउलिंग और ल्यू जिंकी भी दंग रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर ऐसा कुछ करेगी। क्या यह महिला पागल है? वे यहाँ केवल एक रात रुकने वाले थे और उसने वास्तव में पूरी सराय खरीद ली। इस तरह जो लोग पहले चिल्ला रहे थे वे अब नुकसानदेह स्थिति में आ गए हैं। अब उन्हें क्या करना चाहिए? हालांकि जू हाउलिंग अमीर है, लेकिन उसे पूरी सराय खरीदने देना पैसे की बर्बादी होगी। अचानक जू हाउलिंग की नज़र अवंतिका राठौर द्वारा दुकानदार को सौंपी गई धन की थैली पर जम गई। धन की थैली इतनी छोटी थी कि उसमें ज्यादा सोने के सिक्के आ ही नहीं सकते थे। ये सोचना एक मजाक है कि तुम इतने छोटे से पस से पूरी सराय खरीद सकती हो। किंगजियाओ साम्राज्य एक बड़ा देश है और ब्लू लाइट शहर एक सीमावर्ती शहर होने के नाते में बहुत सारे व्यापारिक सौदे होते हैं, इसलिए इस सराय की कीमतें साधारण जगहों की तुलना में बहुत अधिक हैं। उसी कीमत पर इस सराय को खरीदना बिल्कुल असंभव है। अपने इतने कम पैसों से तुम इस पूरी सराय को बुक करने का जोखिम भी नहीं उठा सकती, फिर भी तुम इसे खरीदना चाहती हो। क्या मजाक है? जू हाउलिंग ने ताना मारा। ये सुनकर ल्यू जिंकी की नज़र भी अवंतिका राठौर की धन की थैली पर पड़ी। थैली के पिचके हुए आकार को देखकर ल्यू जिंकी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। हा, क्या गंवार है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम किसी छोटे शहर से हो। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कम पैसों से पूरी सराय खरीद सकती हो? क्या तुम यहाँ केवल हंसी का पात्र बनने आए हो? अवंतिका राठौर ने ल्यू जिंकी को एक ठंडी नज़र से देखा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जब तक तुम इसे सच में समझ न लो तब तक बहुत अधिक गर्व न करो, अन्यथा तुम केवल खुद को ही हंसी का पात्र बनाओगी। बेहाई अकादमी के साधकों के अविश्वास के बावजूद कैंगलान अकादमी के साधकों ने अवंतिका राठौर पर पूरा भरोसा जताया। वे अवंतिका के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इस तरह की गलती करे। दुकानदार, कृपया इसे खोलें और देखें, अवंतिका राठौर ने शांति से कहा। दुकानदार ने अवंतिका राठौर की ओर देखा। उसके भावों से चिंता की झलक मिल रही थी। हालांकि दोनों टीमों के बीच टकराव था, लेकिन दूसरी टीम अवंतिका की टीम के बारे में उसकी धारणा बेहतर थी। आखिरकार वे उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते थे और वह उस लड़की को खुद को मूर्ख बनाते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि जब उसने धन की थैली खोली तो एक बैंगनी रंग की चमक ने उसकी नज़र खींची और उसकी शुरुआती चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। बैंगनी सोने के सिक्के, पर्पल गोल्ड कॉइन्स। दुकानदार हंसा। जू हाउलिंग और ल्यू जिंकी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर वास्तव में बैंगनी सोने के सिक्के निकालेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह धन की थैली इतनी पतली थी। अब उन्हें पता चला कि क्यों। बैंगनी सोने के सिक्कों का मूल्य बहुत अधिक होता है। एक ही पल में उन दोनों के चेहरे बेहद काले पड़ गए। उन्होंने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए यह उनके चेहरे पर एक खुला तमाचा था। वे पहले जितने आत्मसंतुष्ट और घमंडी थे, अब उतने ही अधिक शर्मिंदा थे। वे दोनों गंवार दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने खुद को ही मूर्ख साबित कर दिया है। जिया जिकिंग स्वाभाविक रूप से गिरे हुए पर लात मारने से नहीं हिचकिचाए। इस तरह के लोग बस इसी के लायक थे। तुम, ल्यू जिंकी हताशा में उछल रही थी। वह जिया जिकिंग से लगातार चिढ़ती जा रही थी और मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात यह थी कि वह शुरू से ही नुकसान में थी। ये बात उसे पागल कर रही थी। मुझमें क्या खराबी है? जिया जिकिंग ने अपना सिर हिलाया। वह खुद से काफ़ी खुश दिख रही थी। अब जब हमने ये सराय खरीद ली है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम खरीदना चाहते हो, लेकिन दुकानदार ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वह इसे बेच रहा है। ल्यू जिंकी ने दुकानदार की ओर देखा। चूंकि दुकानदार उनके बीच पहले भी इतना हिचकिचाया था, इसलिए उसे विश्वास था कि दुकानदार इतनी आसानी से सराय नहीं बेचेगा। इसी समय अवंतिका राठौर ने दुकानदार से कुछ कहा और वहां मौजूद हर कोई एक बार फिर से दंग रह गया। दुकानदार, मैं ये सराय आपसे केवल एक दिन के लिए खरीद रही हूँ। कल ये फिर से आपकी हो जाएगी। ये सुनकर बेहाई अकादमी के साधक तुरंत अवाक स्तब्ध रह गए। इतने सारे पैसों से केवल इस सराय को खरीदना ही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अब वे इसे केवल एक दिन के लिए खरीद रहे हैं। क्या ये कुछ ज़्यादा ही अविश्वसनीय नहीं है? क्या इससे अधिक फिजूल खर्ची हो सकती है? भले ही वे अमीर हों, फिर भी वे इतने खर्चीले नहीं होंगे, है ना? ये बात उन्हें जीते जी मार डालेगी। जू हाउलिंग इस समय निशब्द था। वे भला मुकाबला कैसे कर सकते थे? हालांकि वह आमतौर पर बहुत खर्चीला है, लेकिन उसे इस पैसे का उपयोग बेकार की बहस में बर्बाद करने के बजाय कुछ साधना संसाधनों को खरीदने के लिए करना चाहिए था। अगर उसके पिता को पता चला तो वे उसे वापस जाने पर पीट पीट कर मार डालेंगे।
सराय के मालिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से कहा, सुश्री, ये सराय आज के लिए आपकी है। मैं अभी अपना सामान पैक करता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। अगले ही पल दुकानदार ने जू हाउलिंग और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज किया, जू हाउलिंग द्वारा दिए गए पैसे वापस कर दिए और अपना सामान पैक करने के लिए नीचे चला गया। ल्यू जिंकी के पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं था, केवल कोई मूर्ख ही इतने अच्छे व्यापारिक अवसर को ठुकराएगा। अवंतिका राठौर और अन्य लोग धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चले गए, अब ल्यू जिंकी और अन्य लोगों की ओर नहीं देख रहे थे। अब परिणाम तय हो गया था। जिया जिकिंग ने ल्यू जिंकी को एक उपहासपूर्ण नज़र से देखा, तुम इसी लायक हो। यदि ल्यू जिंकी ने खुद के लिए परेशानी खड़ी नहीं की होती तो वे पहले ही अपने कमरों में जा चुके होते, ये बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं होती। ल्यू जिंकी ने अवंतिका को अपना अंतिम दांव खेलने के लिए मजबूर किया और अब वे ही बाहर निकाले जा रहे हैं। ये वास्तव में शर्मनाक है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर बाई जुन्यू अभी भी अपनी प्रशंसा छिपा नहीं सका, अवंतिका का ये कदम वास्तव में जबरदस्त था। जिया जिकिंग ने अपनी भौहें उठाईं। अवंतिका हमेशा से बहुत दबंग रही है, हाँ हाँ, लेकिन क्या इतने सारे पैसों को इस तरह लुटाना बहुत अधिक बर्बादी नहीं है? लियू किन्यू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी। ये सुनकर हर कोई खुद को अवंतिका राठौर की ओर देखने से नहीं रोक पाया। उन्होंने निश्चित रूप से आसानी से वह जीत चख ली थी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अवंतिका को हुआ था। हर किसी की चिंतित नज़रें देखकर अवंतिका राठौर ने अपना हाथ हिलाया, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने कुछ पैसे खर्च किए थे, लेकिन उसने बहुत सारे पैसे कमाए भी थे। अवंतिका राठौर अपने कमरे में लौटी और कालू और गोरा, जियो ही और जियो बाइक गर्व से उसके पास आए, अपने पंजे हिलाते हुए पूछने लगे, स्वामिनी, क्या हमारे लिए कोई इनाम है? कालू और गोरा के लगातार हिलते पंजों में दो धन की थैलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, एक जू हाउलिंग की थी और दूसरी ल्यू जिंकी की। अवंतिका राठौर मुस्कुराए और सिर हिलाया, एक दावत, जितना चाहो उतना खाओ। जिंदाबाद। कालू और गोरा ने एक दूसरे को ताली हाई फाइव दी, उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। जू हाउलिंग और ल्यू जिंकी, वे दोनों मूर्ख, गुस्से में इतने अंधे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी जादुई थैली गायब हो गई थी। जल्द ही वे इन दोनों को हताशा में उछलते कूदते देखेंगे, हा हा। अवंतिका राठौर ने जू हाउलिंग की धन की थैली खोली और अंदर चमकते सोने के सिक्कों के ढेर को देखकर तुरंत उसकी आंखें चौंधिया गईं। जू हाउलिंग सही था, वह वास्तव में काफ़ी अमीर है, लेकिन अब वह सारा पैसा अवंतिका राठौर के हाथों में आ गया है। ऐसा लगता है कि जू हाउलिंग के पास काफ़ी सारा पैसा है। अवंतिका राठौर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे हमेशा से ज़्यादा पैसा पसंद था और वह किसी भी तरह के पैसे को कभी मना नहीं करती थी। हालांकि इस आदमी में अपनी स्वामिनी जैसी दरियादिली नहीं है। एक शानदार भोजन का लालच पाकर कालू ने तुरंत उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। वास्तव में जू हाउलिंग की जादुई थैली में काफ़ी पैसा है, लेकिन यह आदमी फिजूल खर्च नहीं है। हालांकि जू हाउलिंग आमतौर पर अपने पैसों के मामले में बहुत उदार रहता है, लेकिन अगर कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह खर्च करने से कतराता है। दोनों थैलियों को रखने के बाद अवंतिका राठौर ने हाथ मुंह धोया और आराम किया। उसने अपनी जादुई थैली में रखने के लिए रात में फिर से बाहर जाकर कुछ और खाना खरीदने की योजना बनाई। आखिरकार कालू और गोरा, इन दोनों खाने के शौकीनों की भूख बहुत भयानक है। ल्यू जिंकी और अन्य लोगों को अनिच्छा से सराय से बाहर निकलना पड़ा। आज उन्हें बेहद अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुलकर पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जो केवल एक रात रुकने के लिए पूरी सराय ही खरीद लें। उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला के सामने हर कोई पूरी तरह से लाचार था, उसमें खोजने के लिए कोई कमजोरी ही नहीं थी। चाहे वह रूप रंग हो, क्षमता हो या पृष्ठभूमि हो, वे सभी शीर्ष स्तर के प्रतीत होते हैं, जिससे उन्हें एक अवर्णनीय कुंठा निराशा महसूस होती है। जियो लानमेई बिना किसी परवाह के सराय से बाहर चला गया। दूसरी सराय में जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। साधकों के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा उनकी क्षमताओं में होती है, किसी और चीज़ में नहीं। हालांकि इस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने वास्तव में उसकी रुचि बढ़ा दी थी। ऐसी पूर्ण महिला, मुझे संदेह है कि ऐसा कोई भी पुरुष होगा जो उसमें रुचि न रखता हो। जू हाउलिंग, क्या तुम जानते हो? जियो लानमेई ने पूछा, कैंगलान अकादमी के साधक के बारे में विशिष्ट विवरण क्या हैं? ये सुनकर जू हाउलिंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे आमतौर पर जानकारी जुटाना पसंद था, लेकिन उसने कभी भी कैंगलान अकादमी के विशेष नामांकित छात्रों को गंभीरता से नहीं लिया था और इसलिए कभी उनके बारे में जानकारी नहीं जुटाई थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने वास्तव में एक बड़ी गलती कर दी थी। अगर उसे पहले से अधिक जानकारी होती तो वह अब इस स्थिति में नहीं होता। जब बेहाई अकादमी का साधक नई सराय में चेक इन करने के बाद बिल चुकाने ही वाला था तो उसके चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। वह लगातार खुद को टटोलता रहा और उसका चेहरा पीला पड़ता गया।
असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। जू हाओलिंग, तुम क्या कर रहे हो? लिू जिंकी ने अधीरता से पूछा। पहले जो हुआ था उससे वह पहले ही बहुत नाखुश थी और अब वह सिर्फ आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी, लेकिन जू हाओलिंग उसका समय बर्बाद कर रहा था। मेरी जादुई थैली गायब है, जू हाओलिंग चीख उठा। उसकी जादुई थैली खजानों से भरी हुई है। अगर वह इसे खो देता है तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। जैसे ही जू हाओलिंग ने अपनी बात पूरी, सभी के भाव थोड़े बदल गए। दोबारा से अच्छी तरह देखो, क्या ये हमारी पिछली लड़ाई के दौरान कहीं खो गई होगी? जू हाओलिंग ने अपना सिर हिलाया। असंभव, जब मैं सराय में था तब मैंने अपनी जादुई थैली से पैसे भी निकाले थे। वह हमेशा अपनी जादुई थैली की बहुत अच्छी देखभाल करता था, यहाँ तक कि अनुभवी जेबकतरे भी इसे चुरा नहीं सकते थे। यह अब गायब कैसे हो गई? लिू जिंकी जू हाओलिंग पर ध्यान देने के बहुत मूड में नहीं थी, वह बस जल्दी से आराम करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी जादुई थैली पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वह पूरी तरह से खाली थी। आह, मेरी भी धन की थैली गायब है, लिू जिंकी ने घबराकर चिल्लाया। इसे जरूर कैंगलान अकादमी के साधक ने चुराया होगा। लिू जिंगलिन के चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए। क्या हमें जाकर उनसे हिसाब चुकता करना चाहिए? लिू जिंकी ने सिर हिलाया। ये वही लोग हैं, अन्यथा ये धन की थैली इतने रहस्यमय तरीके से कभी गायब नहीं हो सकती थी। जियो लानमेई ने लिू जिंकी और अन्य लोगों की तरफ उदासीनता से देखा, फिर खुद ही रहने का भुगतान करते हुए कहा, तुम पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम जाओगी भी तो केवल अपनी ही फजीहत कराओगी। ये कहने के बाद जियो लानमेई ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे सराय की दूसरी मंजिल पर चला गया। उसे कभी भी परेशानी पसंद नहीं थी, लेकिन जहां भी लिू जिंकी होती है वहां मुसीबत कभी खत्म नहीं होती, और उसका उनके बकवास ड्रामे में साथ देने का कोई इरादा नहीं था। जियो लानमेई के इस कदम को देखकर लिू जिंकी का चेहरा बदरंग हो गया। ये साफ था कि जियो लानमेई उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। दीदी, लिू जिंकी गुस्से से पैर पटकने लगी, ये तो मुझे पागल कर रहा है। लिू जिंगलिन की आंखों में गहरी लाचारी झलक उठी। जिंकी, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, हमें इसे सहना ही होगा। अगर जियो लानमेई उनके साथ गया होता तो शायद उनके जीतने की संभावना थोड़ी बेहतर होती, लेकिन जियो लानमेई ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके दरवाजे पर जाने का कोई मतलब नहीं है। भले ही वे सफ़ेद कपड़ों वाली महिला और बैंगनी पोशाक वाली महिला जिया जिकिंग को बहस में हरा सकती थीं, लेकिन वे लड़ाई में तो शायद जीत ही नहीं पाती। लिू जिंकी लिू जिंगलिन का मतलब समझ गई थी, लेकिन वह इस अपमान को आसानी से नहीं पचा पा रही थी। यह उसके लिए पूरी तरह से असहनीय था। मुझे उन्हें जान से मारना ही होगा, वरना मेरे दिल की नफरत कभी शांत नहीं होगी। जू हाओलिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया था। वह इस यात्रा में अपने साथ काफ़ी मात्रा में धन लेकर आया था। किंगजियाओ साम्राज्य एक बड़ा देश है और शाही राजधानी में निश्चित रूप से कई दुर्लभ वस्तुएं होंगी। उसने मूल रूप से राजधानी में कुछ साधना संसाधन या दुर्लभ वस्तुएं खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी जादुई थैली गायब हो चुकी थी। अब वह क्या करे? ये सब सोचकर उसके मन में भी कैंगलान अकादमी के साधकों के प्रति अत्यधिक नफरत भर गई। लू हुआयान और फू होनबो एक साथ खड़े थे और दूसरी तरफ खड़े दो अधेड़ उम्र के आदमियों को देख रहे थे, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद भी कैंगलान अकादमी ने कोई प्रगति नहीं की है। छात्र अभी भी महिलाओं के कपड़े फाड़ने जैसे इतने घटिया तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तरीके वास्तव में बहुत शर्मनाक हैं। उनके सामने खड़े चांदी का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पहले बात शुरू की। उसकी भरिकुटी तिरस्कार से सिकुड़ी हुई थी। मो शिंगहाई, तुम्हारा छात्र हार गया तो हार गया। तुम्हारे ये बहाने काफ़ी अनैतिक हैं। लू हुआयान को दूसरे व्यक्ति के शब्दों में छिपे ताने से कोई फर्क नहीं पड़ा। साधक केवल सफलता या असफलता की परवाह करते हैं। प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती। हमने वास्तव में हार नहीं मानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन ओछे हथकंडों में तुमसे थोड़े कमतर हैं, दुवान यंगवू ने ठंडे स्वर में कहा। फू होनबो ने तंज कसा। दुवान यंगवू, बेहाय अकादमी में इतने सालों तक गुरु रहने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। क्या इसे तुम्हारे छात्र ओछे हथकंडे कहते हैं? हम आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तुम्हारे उन छात्रों से कहीं बेहतर हैं जो केवल आम लोगों को धमकाना जानते हैं। कम से कम क्या तुमने उन चर्चाओं और फुसफुसाहटों को नहीं सुना जो पूरी गली में हो रही हैं कि हमारे कैंगलान अकादमी के छात्र तुम्हारे छात्रों से कहीं बेहतर हैं? फू होनबो के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। दो अलग अलग अकादमियों के गुरु होने के नाते उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। फू होनबो की बातें सुनकर दुवान यंगवू और मो शिंगहाई के चेहरे काले पड़ गए और उन्हें अपने भीतर गुस्से का एक भारी उबाल महसूस हुआ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दोनों अकादमियों के छात्र यहाँ इस तरह एक दूसरे से टकराएंगे। उन्होंने किनारे खड़े होकर यह सब होते हुए देखा था। उन्होंने पहले उन्हें इसलिए नहीं रोका था क्योंकि वे देखना चाहते थे कि जब दोनों अकादमियों के छात्र आपस में भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा।
उन्हें पूरा विश्वास था कि परिणाम अनिवार्य रूप से उनके बेहाई अकादमी के छात्रों के पक्ष में होगा। अप्रत्याशित रूप से परिणाम उनके विचार से बिल्कुल अलग निकला। कैंगलान अकादमी के छात्रों ने वास्तव में उन्हें पछाड़ दिया था। वे समझ गए थे कि भले ही जिया जिकिंग के तरीके पूरी तरह से सम्मानजनक नहीं थे, लेकिन अवंतिका राठौर ने वास्तव में लियू जिंगलिन को हरा दिया था। वे बस अपने दबदबे आभा को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते थे। लू हुआयान ने मुस्कुराते हुए फू होनबो को आंख मारी। फू होनबो, जो आमतौर पर ज्यादा बातूनी नहीं थे, उन्होंने ऐसा सटीक बोला कि सामने वाले की बोलती बंद हो गई। आज का मुकाबला कोई असली प्रतियोगिता नहीं है। एक बार जब तुम लिंगिन अकादमी पहुंच जाओगे तो तुम्हारा ये सारा घमंड शायद गायब हो जाएगा। दुवान यंगवू ने ताना मारा। लू हुआयान और फू होनबो को नजरअंदाज किया और सीधे मो शिंगहाई के साथ वहां से चले गए। वे अपने छात्रों को देखने गए। आज उनका प्रदर्शन वास्तव में उनके लिए बहुत शर्मनाक था। लू हुआयान और फू होनबो ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। बेईहाई अकादमी के छात्र बिल्कुल अपने प्रशिक्षकों गुरुओं की तरह हैं, बहुत अहंकारी। उन्हें लगता है कि केवल उनके छात्र ही सबसे बेहतर हैं। ये छोटे बच्चे आज वास्तव में बहुत प्रतिस्पर्धी मूड में हैं, लू हुआयान ने मुस्कुराते हुए कहा। दुवान यंगवू और अन्य लोग पहले ही गुस्से से जल भुन चुके हैं और वे शायद छात्रों को फटकार लगाने गए होंगे। लू हुआयान ने अपनी भौं उठाए। क्या हमें अब उन बच्चों को देखने जाना चाहिए? फू होनबो ने एक पल के लिए सोचा। उन्हें अपने दम पर बढ़ने दो। चलो उप प्रधानाचार्य को खोजते हैं। उनके लिए अब गोंग शाओकिंग और अन्य लोगों के पास जाने का कोई मतलब नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सिर्फ उनकी तारीफ करने के लिए जाना चाहते हों? ये सुनकर लू हुआयान ने सिर हिलाया। ठीक है, उप प्रधानाचार्य कुछ समय से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही धीरे धीरे रात हुई, अवंतिका राठौर खिड़की के पास खड़ी होकर ब्लू लाइट शहर के असाधारण रूप से जीवंत रात्रि दृश्य को देख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। 1000 वर्षों के दौरान कई जगहें बदल गई हैं, लेकिन ड्रैगन संसार का ये हलचल भरा दृश्य अभी भी अपरिवर्तित है। स्वामिनी, क्या हम प्रस्थान करें? कालू और गोरा, जियो हेई और जियो बाइक ने पूछा, जो अपनी स्वामिनी से एक स्वादिष्ट दावत के निमंत्रण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों छोटों के उत्सुक चेहरों को देखकर अवंतिका राठौर मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। अवंतिका राठौर सराय से बाहर निकल गई। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद जिया जिकिंग और अन्य लोग बहुत थक गए थे और बस आराम करना चाहते थे। इसलिए अवंतिका राठौर ने उन्हें नहीं बुलाया। वह बस कुछ चीजें खरीदने जा रही थी। वह जल्द ही वापस आ जाएगी। सड़क पर चलते हुए, भले ही रात का समय था, फिर भी वहां की हलचल दिन से किसी भी तरह कम नहीं थी और रात के दृश्य का माहौल और भी अधिक आकर्षक लग रहा था। कालू और गोरा के अनुरोध पर अवंतिका राठौर ने उनके लिए खाने की बहुत सी चीजें खरीदी और स्वाभाविक रूप से सफेद शेर भी कुछ खाना चाहता था। आज का दिन उनके लिए बहुत फलदायी रहा था, इसलिए अवंतिका राठौर ने उन्हें उनकी मनमर्जी करने दी। जल्द ही अवंतिका राठौर ब्लू लाइट शहर के व्यापारिक बाजार ट्रेडिंग मार्केट में पहुंच गई। बाजार के बाहर खड़े होकर ही अवंतिका राठौर अंदर से आ रही चहल पहल की आवाजें सुन सकती थी, जिसने उसके भीतर भी एक उत्साह पैदा कर दिया। व्यापारिक बाजार ट्रेडिंग मार्केट हर शहर में सबसे जीवंत जगह होती है, लेकिन वहां बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुएं साधना से संबंधित होती हैं। हालांकि व्यापारिक बाजार में अधिकांश वस्तुएं साधारण ग्रेड 5 की होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ खजाने ढूंढना बेहद फायदेमंद होता है। जैसे ही अवंतिका राठौर ने व्यापारिक बाजार में प्रवेश किया, उसे देखने वाला हर व्यक्ति सर्वसम्मति से चकित रह गया। उन्होंने पहले भी खूबसूरत महिलाएं देखी थीं, लेकिन इसके जितनी खूबसूरत कोई नहीं। भीड़ की नज़रों को महसूस करते हुए अवंतिका राठौर ने थोड़ी अपनी बाहें सिकुड़ीं। वह केवल अपनी एक इच्छा सनक पर इस व्यापारिक बाजार में आई थी और मूल रूप से यहाँ आने की कोई योजना नहीं थी। अगर उसे पता होता कि यहाँ ऐसी स्थिति होगी, तो उसने एक काला लबादा पहना होता, तब उसे इन अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। कितनी खूबसूरत लड़की है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसके जैसी कोई नहीं देखी। ये लड़की कैंगलान अकादमी की छात्रा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई भी गलत विचार अपने मन में न लाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे गए। भीड़ में से कई लोगों ने अवंतिका राठौर को पहचान लिया। आज ब्लू लाइट शहर में उसके और उसके समूह द्वारा किए गए भारी हंगामे के बावजूद कई लोगों ने उस पर ध्यान दिया था। ये सुनकर आदमी एक पल के लिए रुका। तुम्हारा मतलब है कि यह लड़की कैंगलान अकादमी की छात्रा है? अकादमी के छात्रों के अलावा कितनी लड़कियों में ऐसे गुण हो सकते हैं? वक्ता ने उस आदमी को एक उपहासपूर्ण नज़र से देखा और फिर से अपने स्टॉल दुकान पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जिन लोगों ने मूल रूप से ऐसे इरादे पाले थे, उन्होंने अपनी योजनाएं छोड़ दी, क्योंकि कैंगलान अकादमी के साधक ऐसे लोग नहीं थे जिनसे कोई उलझ सके। वह गलती से किसी ततैया के छत एक मुसीबत को छेड़ सकता था, और वह जवानी में ही नहीं मरना चाहता था।
केवल यह व्यक्ति ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य सभी लोग भी ये सुनकर अधिक शांत और संयमित हो गए। ये देखकर अवंतिका राठौर को कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि आज दोपहर के हंगामे के वास्तव में कुछ फायदे भी हुए थे। अवंतिका राठौर चलते चलते स्टॉल पर रखी चीज़ों को देख रही थी। यहाँ तक कि जब वह बाहर निकलने के रास्ते के करीब पहुंची, तब भी उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। वह निराश नहीं थी, क्योंकि इस व्यापारिक बाजार में अधिकांश वस्तुएं साधारण साधकों के लिए थीं। असली खजाने पहले ही ऊंची कीमतों पर बेचे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें न ढूंढ पाना सामान्य बात है। हालांकि जैसे ही अवंतिका राठौर जाने वाली थी, उसकी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी। उसकी दृष्टि में एक काला चर्मपत्र पार्चमेंट स्क्रॉल लापरवाही से स्टॉल पर पड़ा था। ये चर्मपत्र बिल्कुल साधारण लग रहा था, फिर भी उसने इसमें से मानसिक ऊर्जा की तरंगें निकलती हुई महसूस की। साधकों के बीच उसकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही असाधारण थी, और इस मानसिक ऊर्जा की तरंगें इतनी सूक्ष्म थीं कि अगर उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी तेज नहीं होती तो उसने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होता। अवंतिका राठौर स्टॉल के सामने खड़ी हो गई और उस पर रखी चीज़ों की जांच करने लगी। वहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ, दानव क्रिस्टल और हथियार थे, लेकिन अवंतिका राठौर के पास अब इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इनके अलावा कुछ अज्ञात छोटी वस्तुएं थीं, जिनमें से कोई भी काम की नहीं थी, और चर्मपत्र इन्हीं छोटी वस्तुओं के साथ रखा गया था। सफ़ेद शेर की नज़र दानव क्रिस्टल पर पड़ी। वह पूरे रास्ते दानव क्रिस्टल को देखकर लार टपका रहा था, और अब उसकी स्वामिनी अंततः रुक गई थी। युवा सुश्री, आप क्या खरीदना चाहेंगी? स्टॉल के मालिक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अवंतिका राठौर को अपने स्टॉल के सामने रुकते देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। इससे पहले कि अवंतिका राठौर उत्तर दे पाती, सफ़ेद शेर पहले ही स्टॉल पर कूद पड़ा था और उसके दोनों पंजों ने दानव क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया था। सफ़ेद शेर की हरकतों को देखकर अवंतिका राठौर की आंखें चमक उठीं। ये छोटा सा जीव वास्तव में उसके विचारों को समझ गया था। अवंतिका राठौर ने सफ़ेद शेर को गोद में उठाया, जो अभी भी एक दानव क्रिस्टल को कसकर पकड़े हुए था और स्पष्ट रूप से उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। स्टॉल के मालिक को सफ़ेद शेर का ये रूप मनोरंजक लगा और उसने कहा, लड़की, तुम्हारा पालतू दानव काफ़ी दिलचस्प है। अवंतिका राठौर ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, इसे बस ये खूबसूरत चीज़ें पसंद हैं। स्टॉल के मालिक ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नज़र में सफ़ेद शेर केवल सजावटी उद्देश्यों के लिए रखा गया एक पालतू दानव था। ये पालतू दानव बहुत प्यारा है और इसे सुंदर चीज़ें भी पसंद हैं, इसलिए ये सामान्य बात है कि सफ़ेद शेर दानव क्रिस्टल पर नज़रें गड़ाए हुए है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। इस दानव क्रिस्टल की कीमत क्या है? अवंतिका राठौर ने पूछा। ये दूसरे स्तर के दानव जानवर याओ बीस्ट का दानव क्रिस्टल है, जिसकी कीमत 100 सोने के सिक्के है, स्टॉल के मालिक ने घोषणा की। अवंतिका राठौर ने हल्की सी भौं उठाई। मुझे याद है कि दानव ज्वाला लोमड़ी डेमन फ्लेम फॉक्स के दानव क्रिस्टल की कीमत आमतौर पर 90 सोने के सिक्के होती है। आपकी कीमत थोड़ी महंगी है। ये सुनकर स्टॉल का मालिक थोड़ा शर्मिंदा दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस युवा महिला को बाजार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी होगी। लड़की, हमारे किंग्जियाओ साम्राज्य में इन ज्वाला लोमड़ियों को पकड़ना आसान नहीं है। दानव जानवर पर्वत यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए भाड़े के सैनिकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए कुछ मुआवजे की आवश्यकता होती है। छोड़ दो। अवंतिका राठौर ने अपनी बाहों में सफ़ेद शेर की ओर देखा, लेकिन सफ़ेद शेर दानव क्रिस्टल को कसकर पकड़े हुए था और उसका इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर स्टॉल का मालिक भी तनाव में आ गया। अगर लड़की इस तरह से चली गई तो बहुत अफसोस की बात होगी। ये देखकर अवंतिका राठौर ने असहाय होकर आह भरी और कहा, मालिक, ये दानव क्रिस्टल वास्तव में बहुत महंगा है। इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें मुफ्त बोनस के रूप में देने के बारे में क्या ख्याल है? अपने पिछले जीवन से सीख लेने के बाद वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह बाजार में कोई खजाना ढूंढना चाहती है तो उसे कभी भी सीधे उस वस्तु की कीमत नहीं पूछनी चाहिए जो उसे चाहिए। इस मामले में स्टॉल का मालिक निश्चित रूप से कीमत बढ़ा देगा, या वह बस उस वस्तु को अपने पास रख लेगा और बेचने से इनकार कर देगा। आखिरकार, अगर कोई कुछ और नहीं खरीदता है बल्कि ऐसी एक मामूली वस्तु खरीदता है, तो किसी को भी शक होगा। इसलिए उसका वर्तमान तरीका सबसे सुरक्षित था। युवा सुश्री, ये तो बस एक छोटा सा व्यवसाय है। स्टॉल के मालिक ने असहाय होने का नाटक किया, लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न था। उसने लापरवाही से इशारा करते हुए कहा, अन्य चीज़ें नहीं दी जा सकती, इसलिए बस इन हस्तशिल्प सजावटी वस्तुओं में से कोई 2 वस्तुएं चुन लीजिए। अवंतिका राठौर मन ही मन हंसी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। एक सुंदर दिखने वाला खंजर चुनने के बाद अवंतिका राठौर ने चर्मपत्र पार्चमेंट स्क्रॉल उठाया और कहा, ये दोनों ठीक रहेंगे। ठीक है। स्टॉल का मालिक खुशी से चमक उठा। उसने इस सौदे में अच्छा मुनाफा कमाया था और जो 2 छोटे उपहार उसने मुफ्त में दिए थे वे व्यावहारिक रूप से बेकार थे। ये लड़की दिल से अभी भी बच्ची ही होगी, बस लापरवाही से 2 छोटी छोटी चीज़ें उठा लेना भी अच्छा लगा।
अवंतिका राठौर व्यापारिक बाजार से बाहर निकली, अपना हाथ बढ़ाया और सफ़ेद शेर का सिर थपथपाते हुए बोली, तुम सच में बहुत होशियार हो। वह कुछ और खरीदने के बारे में सोच ही रही थी और सफ़ेद शेर पहले ही उसके इरादों को समझ गया था। इस तरह स्टॉल के मालिक के पास किसी भी बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होगा। अवंतिका राठौर की तारीफ सुनकर सफ़ेद शेर भी आत्मसंतुष्ट दिखा और उत्साहपूर्वक अवंतिका राठौर की बाहों में दुबक गया। बिल्कुल, तुम घमंडी प्राणी, कालू जियो हेई और गोरा जियो बाइक ने उसे डांटा। हालांकि सफ़ेद शेर को बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये दोनों निश्चित रूप से बस जल भून रहे थे। आखिरकार ये वह पालतू दानव था जिसे उसकी स्वामिनी अपने साथ बाहर ला सकती थी। देर हो रही है, अब वापस चलने का समय हो गया है, अवंतिका राठौर ने धीरे से कहा। हालांकि अगले ही पल उसकी नज़रें थोड़ी बदल गईं। उसकी गहरी काली आंखों में एक गंभीर सतर्क चमक दिखाई दी। अवंतिका राठौर, जिसकी पूर्वसूचनाएं अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सटीक होती थीं, ने स्पष्ट रूप से एक जानलेवा इरादे को महसूस किया। स्वामिनी, किसी ने हमें अपना निशाना बना लिया है। कालू के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। इससे पहले उसकी स्वामिनी हमेशा कैंगलान अकादमी के छात्रों के साथ ही रहती थी। अब यह पहली बार था जब वह अकेली थी और ये लोग पहले ही यहाँ प्रकट हो गए थे। ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी समय से उनका पीछा कर रहे हैं। विरोधियों में 3 लोग हैं और वे सभी लाल अवस्था के स्तर के हैं। उनकी साधना हमारी आंकने की क्षमता से परे है, गोरा ने विश्लेषण करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्का सा भारीपन था। स्वामिनी की ताकत लाल अवस्था के दूसरे चरण की है। स्वामिनी की उम्र को देखते हुए ये ताकत पहले से ही काफ़ी उल्लेखनीय है, लेकिन इन विरोधियों का सामना करते समय उसे अभी भी काफ़ी दबाव महसूस हो रहा है। जब तक कि वह और कालू एक साथ काम न करें, लेकिन यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर वे दोनों एक साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं तो वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे और पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? सफ़ेद शेर अप्रसन्न था कि कोई उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करने की हिम्मत कर रहा था। कालू और गोरा चौंक गए। वे लगभग भूल ही गए थे कि सफ़ेद शेर ने कुछ दिन पहले ही लाल अवस्था रेड रेल्म के 5वें चरण को पार कर लिया था, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद थी। अब जबकि तुम लोग आ ही गए हो तो छिपना बंद करो और बाहर आओ, अवंतिका राठौर ने कहा। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी और सड़क पर लगभग हर कोई जा चुका था। केवल कुछ ही लोग घर जाने के लिए अपना सामान समेट रहे थे। एक अंधेरी और तूफानी रात में अपराधी ने वास्तव में हत्या करने के लिए एक सही अवसर चुना था। जैसे ही अवंतिका राठौर ने अपनी बात पूरी की, एक पुरुष और 2 महिलाएं उसके सामने प्रकट हुईं। तीनों काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे, जिससे उनके नैन नक्श देखना असंभव था। तुम्हारी इंद्रियां काफ़ी तेज हैं, बाईं ओर की महिला ने कहा। हालांकि तुम फिर भी आज रात नहीं बचोगी। फीनिक्स जैसी गहरी अथाह आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। अवंतिका राठौर शांत और निडर रही। उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। तुम्हें किसने भेजा है? हान जिलिंग ने। आज तक लाल अवस्था के साधकों को उससे निपटने के लिए भेजने की क्षमता केवल 2 ही लोगों के पास है, हान जिलिंग और जीडाय। जीडाय और उसके बीच का टकराव हमेशा से ही बढ़ा रहा था। भले ही उसने बाद में जीडाय को जहर से ठीक कर दिया था, लेकिन जीडाय के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए इसकी संभावना कम ही थी कि वह अपनी पुरानी दुश्मनी को आसानी से भूल जाए। जहां तक हान जिलिंग की बात है, हालांकि वह ऊपर से बहुत अलग थलग उदासीन दिखाई देती है, लेकिन अवंतिका राठौर को यकीन है कि हान जिलिंग एक क्रूर व्यक्ति होगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी आवश्यक तरीके का उपयोग करना उसके लिए सामान्य बात है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बीच में खड़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। अवंतिका राठौर ने हल्की सी भौं उठाई। चूंकि तुम मेरी जान लेने आए हो, तो कम से कम मुझे ये तो जानने दो कि आखिर मुझे कौन मारना चाहता है ना? हम शितियान टॉवर में केवल मारने की परवाह करते हैं, किसी और चीज़ की नहीं। उस आदमी की आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी। उसकी केवल एक नज़र से उसके बगल की दोनों महिलाएं तुरंत समझ गईं और अवंतिका राठौर की ओर झपकीं। शितियान टॉवर। अवंतिका राठौर ने यह नाम पहली बार सुना था। इसके रूप रंग और व्यवहार को देखते हुए यह एक हत्यारों का संगठन होना चाहिए। ये तथ्य कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उससे निपटने के लिए हत्यारों के संगठन से किसी को काम पर रखा है, हान जिलिंग की शैली से बहुत मिलता जुलता है। अब जबकि दी बेचेन तियानगांग संप्रदाय में लौट आया है, तो हान जिलिंग स्वाभाविक रूप से अपने लोगों को कार्रवाई करने नहीं दे सकती। इसके बजाय वह हत्यारों के संगठन से यह काम करवाएगी, जो निस्संदेह उसे किसी भी भागीदारी संदेह से खुद को दूर रखने की अनुमति देगा। जीडाय की बात करें तो उसके आवेगी जल्दबाज स्वभाव को देखते हुए अगर उसे उससे अवंतिका से निपटना होता तो वह निश्चित रूप से यह काम करने के लिए अपने विश्वसनीय विश्वासपात्रों को भेजती। हत्यारों का संगठन ढूंढना, वह इतनी भी होशियार नहीं है।
दोनों महिलाओं की मूल ऊर्जा तुरंत उफान पर आ गई, जिससे एक शक्तिशाली बल मुक्त हुआ और लाल अवस्था के तीसरे चरण की आभा भी उनसे निकलने लगी। अवंतिका राठौर की फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह वर्तमान में केवल लाल अवस्था के दूसरे चरण के स्तर पर थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह लाल अवस्था के तीसरे चरण के साधक के खिलाफ भी कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि वह एक तरफ खड़े दूसरे आदमी की ताकत को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी। इस स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह आदमी उन दोनों महिलाओं से कहीं अधिक मजबूत था। उसके अब तक कोई कदम न उठाने का कारण संभवतः उसका अहंकार तिरस्कार था। जैसा कि अवंतिका राठौर ने उम्मीद की थी, उस आदमी ने अकेली अवंतिका राठौर को अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ देखा। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था। उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार अवंतिका राठौर केवल लाल अवस्था के दूसरे चरण की साधक थी। उन तीनों को एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों थी? हालांकि उनका नियोक्ता अपने रुख पर बहुत दृढ़ था और उसने मांग की थी कि वे तीनों एक साथ आगे आएं और अवंतिका राठौर को मार डालें। ये दर्शाता है कि नियोक्ता वास्तव में अवंतिका राठौर की मौत चाहता था। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा दिया गया कमीशन इनाम काफी उदार था, इसलिए उन्हें एक बहुत अच्छा सौदा मिला था। अवंतिका राठौर का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा उफान मारने लगी, क्योंकि उसकी नज़रें दोनों महिलाओं पर टिकी थीं। दोनों महिलाओं का स्पष्ट रूप से समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। पलक झपकते ही वे अवंतिका राठौर पर झपटी और उसके महत्वपूर्ण अंगों मर्म स्थानों पर मुक्कों की बौछार कर दी। हथियारों के रूप में उनका लक्ष्य एक ही प्रहार से मारना होता है, इसलिए लड़ाई को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करना सबसे अच्छा तरीका है। अवंतिका राठौर के आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर एक ठंडी चमक आ गई। अवंतिका राठौर की हरकतें भी उतनी ही तेज थीं। उसकी मूल ऊर्जा तेजी से उसकी हथेलियों के बीच इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों महिला हत्यारियों का सामना किया। जब दोनों महिला हत्यारियों ने देखा कि इस स्थिति का सामना करने के बाद अवंतिका राठौर न केवल भागने में विफल रही है, बल्कि इसके बजाय उनका डटकर सामना करने की तैयारी कर रही थी, तो उनकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई। कितनी मूर्ख है! उसकी साधना पहले से ही उनसे कमजोर थी, फिर भी वह हठपूर्वक विरोध करने की सोच रही थी। इसमें और मौत को बुलावा देने में क्या अंतर है? धड़ 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 अवंतिका राठौर की मुट्ठी तेजी से महिला हत्यारी की मुट्ठी से टकराए। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, मूल ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि प्रहारों के इस टकराव पर दोनों महिला हत्यारियों की आंखों में खौफ का भाव दिखाई दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो उनके संयुक्त हमलों को देखते हुए अवंतिका राठौर का विनाश तय होना चाहिए था। लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अवंतिका राठौर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उन दोनों के साथ प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद भी अवंतिका राठौर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में भी कुछ कौशल होगा, महिला ने ताना मारा। उसकी आंखों में और भी अधिक जानलेवा इरादे जल रहे थे। ये तथ्य कि वे दोनों एक साथ काम करते हुए भी अवंतिका राठौर के हमले से रोकी गईं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। अवंतिका राठौर ने एक भौं उठाए और अपने होठों को एक चंचल मुस्कान में मोड़ते हुए कहा, मैं केवल थोड़े से कौशल वाली इंसान नहीं हूं। अगले ही पल अवंतिका राठौर ने बिना समय बर्बाद किए अचानक आगे बढ़कर महिला हत्यारियों में से एक पर जोरदार हमला कर दिया। अभी उसका सबसे अच्छा विकल्प उन्हें एक एक करके मार गिराना है। अगर वह पहले एक महिला हत्यारी को मार सके तो स्थिति में काफी सुधार होगा। बैंग बैंग दोनों ने 10 से अधिक बार वार का आदान प्रदान किया और उनके हमलों से लगातार शक्तिशाली और अद्वितीय ऊर्जा फूट रही थी। हालांकि वह जितना अधिक लड़ती गई, महिला हत्यारी उतनी ही अधिक आश्चर्यचकित होती गई। अवंतिका राठौर द्वारा प्रदर्शित ताकत लाल अवस्था के दूसरे चरण के साधक जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। यह उस शक्ति से कहीं अधिक थी जो एक इस स्तर के साधक के पास हो सकती है। अवंतिका राठौर निश्चित रूप से लाल अवस्था के दूसरे चरण की कोई साधारण साधक नहीं है। अपने पिछले जीवन में एक साधक और एक अद्वितीय परम शक्तिशाली योद्धा के रूप में केवल उसका समृद्ध युद्ध का अनुभव ही आम साधकों के लिए बेजोड़ है। भले ही उसकी वर्तमान ताकत केवल लाल अवस्था के दूसरे चरण पर है, लेकिन अपने परिष्कृत अनुभव के साथ वह एक असाधारण स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसके अलावा अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ जब वह इस जीवन में साधना करेगी तो उसकी नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत होगी। समान ताकत वाले साधकों के बीच वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत होगी। बैंग एक और कड़ी टक्कर के बाद महिला हत्यारी कई कदम पीछे लड़खड़ाई और उसके चेहरे पर खौफ का भाव छा गया। अवंतिका राठौर की शक्ति बस बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि वह हत्यारी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। तुम लाल अवस्था के दूसरे चरण की महज एक साधक हो, तुम्हारी शक्ति इतनी अधिक कैसे हो सकती है? महिला हत्यारी ने आश्चर्य और संदेह में पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें मिली जानकारी गलत हो और अवंतिका राठौर बिल्कुल भी लाल अवस्था के दूसरे चरण में न हो? क्या यह उसकी वास्तविक साधना है या ताकत को छिपाना?
अवंतिका राठौर के होंठ थोड़े मुड़े, उसकी मुस्कान आकर्षक और मोहक थी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? साधकों के लिए ताकत अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो, क्योंकि यह ताकत आमने सामने के टकराव की नींव होती है। जब से अवंतिका राठौर ने झरने के नीचे साधना करके अपने शरीर को तपाया था, तब से उसने अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अक्सर औषधियों का उपयोग किया है। भले ही वह अब पहले से अलग नहीं दिखती, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति एक साधारण साधक की तुलना में कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, उसने अपने पिछले जीवन के बैली परिवार के शारीरिक कौशल ज़ेड टेम्परिंग बॉडी की भी साधना की थी। ये शारीरिक युद्ध कौशल साधारण युद्ध कौशल से काफ़ी अलग है। इसका उपयोग पूरी तरह से शरीर को कठोर बनाने तपाने के लिए किया जाता है। ग्रेटर दैन ज़ेड टेम्परिंग बॉडी, एक बार पूर्णता प्रमुख सिद्धि तक साधना कर लेने के बाद शरीर ज़ेड नीलम रत्न की तरह कठोर और अविनाशी हो जाता है। ग्रेटर दैन ज़ेड टेम्परिंग बॉडी में 3 स्तर होते हैं। उसने केवल पहले स्तर की साधना सफलतापूर्वक पूरी की है। शेष 2 स्तरों को प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज़ेड टेम्परिंग बॉडी का ये पहला स्तर ही उसके लिए बहुत बड़ी मदद है। अवंतिका राठौर की बातों में उपहास को महसूस करते हुए महिला हत्यारी के भाव काले पड़ गए। अपने प्रतिद्वंद्वी से स्पष्ट रूप से मजबूत होने के बावजूद उसके सामने शक्तिहीन होने का एहसास अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक था। अगले ही पल दोनों महिला हत्यारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अवंतिका राठौर पर फिर से हमला कर दिया। वे अवंतिका राठौर को मारना चाहती थीं और देखना चाहती थीं कि तब अवंतिका राठौर कितनी अहंकारी रहती है। सफ़ेद शेर चुपचाप एक तरफ खड़ा था। वह मनमोहक रूप से भोला दिख रहा था, जैसे कि वह केवल एक हानिरहित दानव जानवर हो जो इस बात से अनजान हो कि उसकी स्वामिनी खतरे में है। कार्रवाई करने से पहले उसकी स्वामिनी ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह दोनों महिला हत्यारियों के संयुक्त हमले को संभाल सकती है, जबकि उसका सफ़ेद शेर का लक्ष्य पुरुष हत्यारा था। उसे केवल पुरुष हत्यारे की हरकतों पर नज़र रखनी है और वह पुरुष हत्यारे को छिपकर चुपके से हमला बिल्कुल नहीं करने दे सकता। सफ़ेद शेर की गोल आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। उसकी प्रतीत होने वाली आकस्मिक नज़र वास्तव में पुरुष हत्यारे पर टिकी हुई थी। अगर पुरुष हत्यारा थोड़ी सी भी हरकत करता है तो वह तुरंत उस पर झपट पड़ेगा। ज्वलंत मुट्ठी। ये देखकर कि अवंतिका राठौर उनके हमले के बावजूद हार मानने का कोई संकेत नहीं दे रही थी, दोनों महिला हत्यारियों के भाव गंभीर हो गए और उन्होंने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपने युद्ध कौशल का प्रयोग किया। 2 मुट्ठियां, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से, अवंतिका राठौर की ओर आईं, जिससे अवंतिका राठौर के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। वे अवंतिका राठौर को आमने सामने मुक्के का सामना करने के लिए मजबूर करना चाहती थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि अवंतिका राठौर ऐसी परिस्थितियों में टिक पाएगी। पुरुष हत्यारा मुस्कुराया जब उसने उन दोनों को ज्वलंत मुट्ठी का प्रहार करते देखा। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई समाप्त होने वाली है, उनका मिशन पूरा हो गया है। अवंतिका राठौर की फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक विचार के साथ उसने अपनी गतिविद्या को उजागर किया। उसकी आकृति एक सहायक भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ी क्योंकि वह उस अभेद्य प्रतीत होने वाले घेरे से मुक्त हो गई थी। दोनों महिला हत्यारियों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अवंतिका राठौर इस तरह की घेराबंदी को तोड़ने में सक्षम होगी। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मुट्ठियां आपस में टकरा गईं। बैंग! 2 ज्वलंत मुट्ठियां एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली बल मुक्त हुआ जिसने दोनों महिलाओं को कई कदम पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। हालांकि जैसे ही एक महिला हत्यारी पीछे हटी, अवंतिका राठौर का हमला उसके ठीक पीछे आ गया। स्टॉर्म ब्रेक! स्टॉर्म ब्रेक! अवंतिका राठौर की मुट्ठी से शक्तिशाली मूल ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के महिला की पीठ पर जा लगी। किनारे से देख रहे पुरुष हत्यारे ने यह देखकर तुरंत चिल्लाकर कहा, सावधान! हालांकि ये सब पलक झपकते ही हो गया और भले ही पुरुष हत्यारे ने उसे चेतावनी देने के लिए आवाज लगा दी थी, फिर भी महिला हत्यारी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। बैंग! स्टॉर्म ब्रेक महिला हत्यारी की पीठ पर जोर से लगा, जिससे वह हवा में आगे की ओर उड़ते हुए जमीन पर भारी रूप से जा गिरी। उसी समय उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। उसकी सांसें तुरंत कमजोर हो गईं और उसने जीवन की सारी उम्मीदें खो दीं। अवंतिका राठौर की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। उसने ये घातक प्रहार करने के लिए बिल्कुल सही समय चुना था। इस तरह की घेराबंदी के तहत वह दुश्मन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दे सकती थी। एक बार मौका मिलने पर वह निश्चित रूप से एक घातक प्रहार करेगी। स्याही जैसी काली उसकी फीनिक्स जैसी आंखें शांत और संयमित रहीं। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था, उसके बावजूद घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। उज्ज्वल और साफ चांदनी अवंतिका राठौर पर चमक रही थी, जिससे उसकी ठंडी सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति और भी भयानक लग रही थी। खासकर अवंतिका राठौर के होठों पर वह हल्की सी मुस्कान, जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। पुरुष हत्यारे और बची हुई महिला हत्यारी दोनों के भाव थोड़े बदल गए।
उन्हें मिली जानकारी के अनुसार अवंतिका राठौर सिर्फ एक छात्रा थी जिसने हाल ही में कैंगलान अकादमी में पढ़ाई शुरू की थी। अकादमी के अधिकांश छात्र लाड़ प्यार में पले बड़े रईसजादे थे और बहुत कम लोगों ने वास्तव में कभी किसी की जान ली थी। हालांकि किसी को मारने के बाद अवंतिका राठौर ने कोई तनाव नहीं दिखाया, इसके विपरीत वह इसका आनंद लेती हुई प्रतीत हो रही थी। हत्यारों के रूप में उनके हाथों पर बहुत खून लगा था, लेकिन उन्हें अभी भी वह घबराहट और तनाव याद था जो उन्होंने पहली बार किसी को मारते समय महसूस किया था। अवंतिका राठौर जैसी प्रतिक्रिया देने वाले लोग सच में लाखों में एक होते हैं। उनके आका या उद्घोषक के अनुसार अवंतिका राठौर जैसा रवैया रखने वाला व्यक्ति एक जन्मजात हत्यारा होता है। यह अविश्वसनीय है कि वे एक अकादमी की छात्रा में ये गुण देख रहे हैं। अवंतिका राठौर वहीं नहीं रुकी, इसके बजाय वह तेजी से जीत हासिल करने की चाह में दूसरी महिला हत्यारी की ओर बढ़ी। उसे मारने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने में वह हिचकिचाएगी नहीं। जो दूसरों को मारता है वह दूसरों के हाथों मारा भी जाएगा। अवंतिका राठौर की ठंडी और उदासीन नज़र को महसूस करते हुए बची हुई महिला हत्यारी के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव आ गया। पहले वे दोनों मिलकर भी अवंतिका राठौर का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और अब जबकि वह अकेली है तो स्वाभाविक रूप से वह उसके सामने और भी कमजोर है। तुम अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हो? महिला हत्यारी खुद को अपने पीछे खड़े पुरुष हत्यारे की ओर देखने से नहीं रोक पाए। वह अब अवंतिका राठौर को कम आंकने की गलती नहीं कर सकती थी।